डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले भारतीय की जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, उसके बारे में पूरा इसके अंदर समझेंगे, जिससे दोस्तों आपको मदद मिलेगी पूरा संविधान के भाग 4 को समझने में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत का जो संविधान का भाग 4 है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों इसके जो हम अनुच्छेद के बारे में दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों क्या कहते हैं इसका अनुच्छेद। दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 36, इसके अंदर परिभाषा बताई गई है, जो राज्य की परिभाषा है कि किस तरीके से क्या होगा। दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया है कि जो राज्य सरकार है वो कोर्ट में जैसे कि दोस्तों यदि राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, कुछ करती है, तो दोस्तों उसका जो यदि हमें उसका कानून उसका अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। और दोस्तों साथ ही साथ यदि ये दोस्तों इसके अंदर जैसे यदि मूल अधिकार पे भी कोई बात है तो दोस्तों वो जैसे हमें कोई भी कार्य है तो दोस्तों राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। यदि राज्य सरकार के कोई कानून के कोई हाथ में कोई यदि कोई कानून है, जैसे लोक कल्याण, पेंशन, विधवा पेंशन, या फिर बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देना, ये सभी दोस्तों आर्टिकल 36 के तहत ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ना उसको यदि कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो उसके कोर्ट में वो नहीं जा सकता। वो किसी भी जो कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता इनके पास नहीं जा सकता, किसी वकील के पास नहीं जा सकता, इसके सरकार के खिलाफ कभी गवाही नहीं दे सकता, कुछ भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। दोस्तों यदि मूल अधिकार को तहत यदि कोई ज़बरदस्ती भी करेंगे तो राज्य सरकार की मर्जी है कि वो क्या करेगी, वो हटा देगी। तो ये सब दोस्तों इसके अंदर आर्टिकल 36 में बताया गया है राज्य की ताकत क्या है और ये क्या कर सकता है, उसके कल्याण को योजना चलाना। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 37। और 37 क्या कहता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में इन जो जितने भी इसके अंदर राज्य के निर्देशक तत्व में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, इनके खिलाफ कोई भी कानून के कोई भी तुम कुछ नहीं कर सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। और ये यदि आपको ये मिल नहीं पा रहे हैं तो, और ये दोस्तों ये वाद्य योग्य भी नहीं है, इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ये मूल अधिकारों में भी नहीं आते। इसलिए दोस्तों ये ऐसे है कि मूल अधिकार तो दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसी में जा सकते हैं, लेकिन हमें यदि राज्य नीति निर्देशक तत्व के अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। यही दोस्तों आर्टिकल 37 कहता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। ये भी दोस्तों आपके लिए आसान है। इसके अंदर क्या बताया दोस्तों, 38 आर्टिकल कहता है कि लोक कल्याण को बढ़ावा देना और लोगों में, जिससे मैंने अभी पहले बताया दोस्तों कि उनकी सुव्यवस्था दिलाना या फिर उनको अधिकार इस तरीके के दिलाना जिससे वो स्वस्थ रह सके। और पेंशन, विधवा पेंशन, ये सभी बातें दोस्तों लोक कल्याण के अंदर उनके लिए योजनाएं चलाना। तो ये सभी तो दोस्तों आर्टिकल 38 हो गया। तो यह तो और आसान था। अब आते हैं दोस्तों 39 आर्टिकल के बारे में समझते हैं। इसके अंदर बताए गए हैं दोस्तों कि वेतन समान मिलना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल। इसके अंदर 39 कहता है कि कोई भी व्यक्ति या किसी कहीं नौकरी पर काम करता है तो दोस्तों उसको अधिकार समान मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो या चाहे स्त्री। फिर दोस्तों आता है इसी का पार्ट अंदर आता है दोस्तों जो 39 का आर्टिकल क्या है। तो दोस्तों उसके अंदर क्या बताया है कि किसी व्यक्ति को निःशुल्क विधि सहायता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों वास्तव में भले ही निःशुल्क विधि सहायता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये तो बता दिया कि तुम्हारे निःशुल्क विधि सहायता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके यदि आपके ये नहीं मिलता है। बस आपको सहायता मिल जाएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल 40। वो कहता है पंचायत के निर्माण के बारे में। तो दोस्तों इसमें समझते हैं। दोस्तों आपको पता होगा पुराने ज़माने में जो पंचायतें होती थी उसी तरीके से आज भी पंचायत होती है और गांव में अधिकतर ये होता है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। इसके गांधी जी इसके समर्थक थे, अम्बेडकर इसके खिलाफ थे। तो दोस्तों इसी के तहत क्या होता है दोस्तों कि इसी के अंदर नागौर के अंदर 1959 के 20 अक्टूबर को नागौर के अंदर राजस्थान में जो पड़ता है वहीं पे पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की जाती है। 73 अमेंडमेंट होता है दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। तो इसके तहत दोस्तों ये आर्टिकल 243 यानी कि 243 में डाल दिया जाता है ये, क्योंकि ये अनुच्छेद बन जाता है इसके बाद। क्योंकि दोस्तों पहले ये क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो राज्य के नीति तत्व है ना, उसके अंदर जो कानून लागू होते हैं तो वो और किसी आर्टिकल के पार्ट में डल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो आसान था। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 41। इसके अंदर बताया गया है कुछ दशाओं में सहायता देना, कुछ भी जैसे शिक्षा का अधिकार दिलाना, उनको काम का अधिकार दिलाना, ये सभी बातें दोस्तों कुछ दशाओं के लिए कुछ सहायता प्रदान करना लोगों के लिए। तो ये तो दोस्तों ज़रूरी है। शिक्षा ज़रूरी है तो दोस्तों ये तो ज़रूरी है, तो ये सहायता मिलेगी। इसके अंदर ये आर्टिकल 41 ये कहता है। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल 42। इसके अंदर बताया गया है मनुचित दशा और प्रसूति सहायता के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों मनुचित दशा हुआ है तो ये दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बीमार है,
उसको अधिकार, जैसे कि फिर भी उसको काम कर रहा हो, अब उसकी दशा भी ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा आराम मिलना चाहिए। तो ये सभी बातें दोस्तों मनुचित दशा के बारे में बताता है। पशुधन सहायता में यदि कोई गर्भवती महिला है तो उस पे काम कम करवाएँ, उनको सहायता प्रदान कराएँ। मनुष्य दशा में भी जैसे सहायता प्रदान कराना, ऐसी प्रसूति सहायता में सहायता कराना। फिर दोस्तों ये तो और आसान था। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 43, जो जो बताता है दोस्तों कि निर्वाह योग्य वेतन प्रदान करवाना। यानी कि किसी कोई व्यक्ति नौकरी करता है, ऐसा नहीं कि उसको कम सैलरी देना, बिल्कुल बराबर वेतन मिलना चाहिए, जिससे वो अपना घर का जो गुजारा वो चला सके। न्याय संगत वेतन उसको ठीक तरीके से मिल सके। और इसी का दोस्तों आर्टिकल 43 का क्या आता है दोस्तों, उद्योग प्रबंधन को बढ़ावा देना और उसके अंदर सहभागिता को लगाना और ठीक रखना दोस्तों, कि लोगों को कामगार जैसे बराबर सबको अधिकार देंगे। इसके अंदर उद्योग से संबंधित जो भी प्रबंधन है। फिर दोस्तों इसका 43 आर्टिकल जो ख है उसका, उसके अंदर बताया गया दोस्तों सहकारिता। 1970 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत सहकारिता को उसके अंदर जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये तो आपके लिए आसान है, इसके अंदर कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम है नहीं। सहकारिता दोस्तों कि गाँव में कुछ लगे होते हैं ना दोस्तों हेल्पर, तो उनके लिए सहकारिता, उनकी थोड़ी थोड़ी मदद करने के लिए गांव के लोगों के लिए, तो ये सहकारिता ज़रूरी होती है। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल 44। ये दोस्तों हम आपको वीडियो भी बना के दे चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि कानून सबका, चाहे किसी को कोई कानून कैसा भी हो, हिंदू मुस्लिम का जो कानून है दोस्तों, उन अलग हटा के एक समान कानून होगा जो भी होगा। जैसे यदि स्त्री का, जैसे जो आजकल दोस्तों मुस्लिम समाज में स्त्रियों की हालत भी ख़राब है, तो समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में महिला एक साथ ही कर सकती है, उसी तरीके से मुस्लिम में जैसे उनके अलग अलग उनको तलाक मिलता है, ट्रिपल तलाक हो गया ये सब। तो ये सब इनको रोकना और एक ही शादी को बढ़ावा देना, ये इसका आर्टिकल 44 है। धर्म एक ही, सब समान रहता है, इसी के अंदर रहेगा, इसी के अंदर अंडर में सब काम करेगा। तो ये तो दोस्तों आर्टिकल 44 सिंपल था। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 45 दोस्तों ये कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार देना, स्वास्थ्य का। यानी कि जब वो उसका जन्म होता है तो 6 साल तक का उसको स्वास्थ्य का अधिकार देना और 14 साल तक उसको फ्री एजुकेशन का प्रदान कराना। और ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2006 में जब ये संशोधन हुआ दोस्तों, तो इसको 21 के क में जोड़ दिया गया। जब इसका अमेंडमेंट हुआ फिर ये बिल पास हो गया, इसका संशोधन कर दिया गया। तो 2002 में दोस्तों ज़रूरी है, 86 अमेंडमेंट होता है, ये यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये आर्टिकल तो दोस्तों आसान था। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 46 के अंदर बताया गया दोस्तों SC ST जो उनको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित जातियाँ हैं, तो उनको अधिकार देना। इसके अंदर बताया गया है कि उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनको हर अधिकार मिलना चाहिए, इसके थ्रू वो जीवन सही तरह बेहतर से चला सकें दोस्तों। ये तो आसान था। फिर दोस्तों आर्टिकल 47 में बात करें तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि पोषाहार ठीक होना चाहिए, नशीली दवा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें संविधान के अंदर पहले जब कानून बना था ना दोस्तों, बहस हुई थी कि दारू लागू कर देनी चाहिए, तो संविधान ने हाँ ठीक है, लेकिन कई जगह बंद भी हो चुकी है। तो दोस्तों बिहार में बंद हो चुकी है कि दारू कोई पी नहीं सकता, मद्यपान ये सब, ये इनको रोका गया है। फिर दोस्तों ये तो आसान है, 47 इतना कठिन है नहीं। और इसका आर्टिकल ही 48 है। 48 में क्या बताएगा दोस्तों, कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना। जैसे दुधारू पशु है उनकी जो मृत्यु की जाती है तो उनको रोकना और कृषि को बढ़ावा देना, फसल और ठीक से हो, पशुपालन को और बढ़ावा देना। ये सभी बातें तो होगी। इसी के अंदर आता है दोस्तों 48 का आर्टिकल का क्या है, उसके अंदर पर्यावरण के बारे में बताया गया है, जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करना। तो दोस्तों ज़रूरी होती है पर्यावरण को बचाना। फिर दोस्तों ये तो और आसान था। इसके बाद आता है दोस्तों जो आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक जो पुराने जो साक्ष्य है ना दोस्तों, उनकी रक्षा करना, और जो उनके जो पुरातात्विक स्थल है उनकी रक्षा करना, ये सभी आर्टिकल 49 कहता है। जैसे हमारे स्थल हो गए धौलावीरा और जैसे राखी गढ़ी, ये सभी स्थल हैं। ताजमहल हो गया, ये ऐसे ऐसे दोस्तों, कुतुब मीनार, तो ये सब तो दोस्तों ऐतिहासिक स्थल है, इनकी रक्षा करनी ज़रूरी है। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 50 में क्या बताया दोस्तों, न्यायपालिका और कार्यपालिका हमेशा अलग काम करेगी। कभी भी न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ नहीं काम करेगी। कार्यपालिका जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, कार्यपालिका उसके अंडर में काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती कार्यपालिका, जब यदि न्यायपालिका कुछ करती है तो। फिर दोस्तों आर्टिकल 51
इसके अंदर बताया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, क्योंकि भारत शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, इसलिए यूएनओ के अंदर शामिल भी किया गया है। तो दोस्तों ये था 36 से 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल के बारे में पूरे का पूरा दोस्तों आसान होगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।